अस्सलाम वालेकुम जी। तो हमारी पीआरसी 5 की रिवीजन क्लासेस चल रही थी। हम की एलिमेंट्स ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम को देख रहे थे, जिसमें हमने डेटा को देख लिया था, डेटाबेस को देख लिया था, डेटाबेस मैनेजमेंट को देख लिया था, नेटवर्क। तो आज जो है वो हम नेटवर्क को देखेंगे। नेटवर्क क्या होते हैं? नेटवर्क बेसिकली क्या होते हैं कि आपके मोस्ट ऑफ द बिजनेस जो है वो अपनी इंफॉर्मेशन डिलीवर करने के लिए अपने एम्प्लॉयज़ को, अपने सप्लायर को, अपने कस्टमर को जो है वो नेटवर्क यूज़ करते हैं। मतलब लेट्स सपोज अगर हमारा बिजनेस है सी लर्निंग, पर अगर हम अपनी इंफॉर्मेशन अपने स्टूडेंट्स तक पहुंचाना चाहते हैं या अगर हम अपनी इंफॉर्मेशन अपने टीचर्स तक पहुंचाना चाहते हैं तो हम किसको यूज़ करेंगे? नेटवर्क को यूज़ करेंगे। नेटवर्क क्या होता है? ये ग्रुप होता है टू और मोर कंप्यूटर सिस्टम्स का, जो आपस में एक दूसरे के साथ लिंक्ड होते हैं कम्युनिकेशन चैनल के जरिए और अपना इंफॉर्मेशन डेटा जो है वो शेयर कर रहे होते हैं। जैसे यहाँ मैं सी लर्निंग के प्लेटफॉर्म से यहाँ बैठ के टीचिंग प्रोवाइड कर रहा हूँ, इसी तरह कोई और टीचर जो है वो लॉ की वहाँ पे बैठ के टीचिंग प्रोवाइड कर रहा होगा। तो ये तमाम चीज़ें जो है वो हमारे एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन होंगी, कनेक्ट होंगे और एंड पे जो है ये तमाम डेटा हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर जो है वो अपलोड हो रहा होगा। ठीक है। तो इसी तरह नेटवर्क क्या होता है? ये आप सहारा लेते हैं अपनी इंफॉर्मेशन को अपने एम्प्लॉयज़ तक, अपने सप्लायर तक, अपने कस्टमर तक पहुँचाने के लिए। नेटवर्क्स जो है वो थाउजेंड ऑफ उसके यूज़र्स हो सकते हैं और इसमें जो है वो आप ऑडियो ट्रांसफ़र कर सकते हो, आप वीडियो ट्रांसफ़र कर सकते हो, अपना डेटा किसी भी हिसाब से जो है वो आप नेटवर्क के अंदर मूव करवा सकते हो। बेस्ट नोइंग कंप्यूटर नेटवर्क इज़ द इंटरनेट। इंटरनेट इसकी बेहतरीन एग्जांपल है। जैसे आज मैं जो हूँ वो आपको अपनी वीडियो भी शो करवा रहा हूँ, अपनी ऑडियो भी शो करवा रहा हूँ। तो ये मैं किसकी मदद से शो करवा रहा हूँ? नेटवर्क की मदद से आप देख रहे हैं मेरी ऑडियो भी, मेरी वीडियो भी। कंप्यूटर का जो नेटवर्क है उसके अंदर क्या क्या चीज़ें जो है वो इंक्लूड होती हैं, उसे अगर हम डिस्कस करें। कंप्यूटर नेटवर्क सपोर्ट किन किन चीज़ों को जो है वो कर रहा होता है? इसमें आपके पास जो है वो वर्ल्ड वाइड वेब होता है, जिससे हम सब फेमिलियर हैं, जिसे हम इंटरनेट भी कहते हैं। डब्ल्यू डब्ल्यू जो आ रहा होता है हमारे पास कि ये हमारी वेबसाइट है डब्ल्यू डब्ल्यू डॉट या डब्ल्यू डब्ल्यू डॉट फलां। तो जो भी हम वेबसाइट वहाँ पर प्रोवाइड कर रहे होते हैं वो क्या होते हैं? वर्ल्ड वाइड वेब होती है। इसके अलावा हम शेयरिंग सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन करते हैं, जिसमें हम जो है अपना डाटाबेस, वर्कशीट वगैरह शेयर करते हैं। जैसे अगर ये मेरे जो लेक्चर्स हैं इनकी पीडीएफ फाइल जो है वो आपको एस सी लर्निंग की यूट्यूब चैनल, एस सी लर्निंग की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर अवेलेबल होगी। तो ये क्या है कि हम सॉफ्टवेयर को यूज़ करते हुए आपको जो है वो वर्कशीट प्रोवाइड कर रहे हैं। इसी तरह ईमेल है, शेयरिंग डिवाइसेज हैं सच एज प्रिंटर है, फैक्स मशीन है, स्कैनर है, ऑनलाइन बुक सिस्टम्स है जिसके ज़रिए अब आप जो है वो शॉर्ट फॉर्म के अंदर अपनी बुक्स को रीड कर सकते हो। तो ये तमाम चीज़ें क्या हैं? ये नेटवर्क को सपोर्ट करती हैं। ठीक है। इसी तरह आपके पास इंटरनेट बेस्ड कम्युनिकेशन सच एज स्काइप, जैसे स्काइप हो गया, आपके पास जो है वो जूम हो गया। तो ये तमाम इन्फॉर्मेशन आप एक दूसरे के साथ शेयर कर रहे हो अपनी, तो ये क्या है? ये कंप्यूटर नेटवर्क को सपोर्ट करती है। फिर हमारे पास आता है कंप्यूटर नेटवर्क का जो सिस्टम आर्किटेक्चर है, ये क्या होता है? ये रेफ़र करता है कि आपके कंप्यूटर के जो कंपोनेंट्स हैं सच एज जैसे प्रिंटर हो गया, सीपीयू हो गया, स्टोरेज डिवाइसेस होगी, इन दोनों को आपस में एक दूसरे के साथ लिंक रखता है। ठीक है। तो कंप्यूटर का जो सिस्टम आर्किटेक्चर होता है वो क्या होता है कि आपके कंप्यूटर के सीपीयू को, आपकी स्टोरेज डिवाइसेस को, आपके प्रिंटर को, आपके जो भी आप उसके साथ कनेक्ट कर रहे हो, इन तमाम चीज़ों को आपस में एक दूसरे के साथ जो है वो लिंक्ड रखता है। इसमें दो तरह की टाइप्स होती हैं। एक जो है वो आप सेंट्रलाइज आर्किटेक्चर यूज़ करते हो, एक आप डिसेंट्रलाइज आर्किटेक्चर यूज़ करते हो। सेंट्रलाइज आर्किटेक्चर क्या होता है? जिसमें आपका तमाम प्रोसेस जो है वो एक सिंगल सेंट्रल कंप्यूटर कंट्रोल कर रहा होता है। जबकि डिसेंट्रलाइज सिस्टम्स क्या होता है? जहाँ पे मुख्तलिफ जो है वो सेपरेट प्रोसेसिंग पावर हो, जहाँ पर डिफरेंट किस्म के कंप्यूटर हों जो इन तमाम चीज़ों को जो है वो कंट्रोल कर। जैसे मिसाल के तौर पर अगर आपका कभी इत्तेफाक हुआ किसी फर्म के अंदर काम करने के ऊपर, तो एक वहाँ पर जो है वो मेन कंप्यूटर होता है जिसके साथ बाकी तमाम कंप्यूटर्स जो हैं वो लिंक्ड होते हैं। कुछ इस तरह का उन्होंने सिस्टम बनाया होता है। या कभी आपका किसी आईटी लैब के अंदर जाने का इत्तेफाक हुआ हो, तो वहाँ पर तमाम जगहों के ऊपर जो है वो कंप्यूटर पड़े होते हैं, एलसीडियाँ पड़ी होती हैं, लेकिन उनका जो सीपीयू होता है वो नहीं वहाँ पे अवेलेबल होता। वो तमाम जो है वो सेंट्रलाइज होते हैं, वो सेंट्रल कंप्यूटर से चीज़ों को एक्सेस कर रहे होते हैं और सब जो है वो एक ही तरह की फाइल को आराम से सेंट्रल कंप्यूटर के ऊपर एक्सेस कर सकते हैं। इस तरह जो है वो आपको हर कंप्यूटर के अंदर जाके वो फाइल जो है वो नहीं रखनी पड़ती। आप वो फाइल सिंपल जो है वो सेंट्रल कंप्यूटर पर रखोगे, जो भी आपने सेंट्रलाइज बनाया हुआ उसके अंदर से वो तमाम लोग जितने भी वहाँ पे वर्कर काम कर रहे हैं वो तमाम उसको एक्सेस कर सकते हैं। जो डिसेंट्रलाइज में क्या है कि हर एक जो है वो उसका सेपरेट प्रोसेसिंग पावर होता है, हर एक अपने जो है वो सेवरल डिफरेंट लोकेशन के ऊपर काम कर रहा होता है, जैसे किसी भी जगह के ऊपर वो काम कर रहा हो। अब बहुत सारी फर्म ने जो है वो सेंट्रलाइज सिस्टम को यूज़ करते हैं। जैसे एस सी लर्निंग का प्लेटफॉर्म है, मैं यहाँ से बैठ के एस सी लर्निंग की वेबसाइट को भी एक्सेस कर सकता हूँ, एस सी लर्निंग के यूट्यूब चैनल को भी एक्सेस कर सकता हूँ। इसी तरह कोई और टीचर है वो भी बैठ के एस सी लर्निंग की वेबसाइट को भी एक्सेस कर देता है, उसको जो है वो तमाम चीज़ों को एक्सेस कर सकता है। तो ये क्या सेंट्रलाइज सिस्टम है। अगर हम लोगों का सब कुछ सेपरेट सेपरेट होता तो हमारा क्या होता है? ये डिसेंट्रलाइज सिस्टम जो है वो होता।
इसके अलावा जो है वो आप नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन में जो है वो स्टार नेटवर्क को यूज़ कर सकते हो, रिंग नेटवर्क को यूज़ कर सकते हो, बस नेटवर्क को यूज़ कर सकते हो, ट्री नेटवर्क को यूज़ करते हो। मुख्तलिफ़ किस्म के नेटवर्क्स हैं जिनको जो है वो आप यूज़ कर सकते हो। तो ये हमारे पास ये सेंट्रलाइज सिस्टम की एक एग्जांपल है। यहाँ पर ये हमारे पास जो है वो सेंट्रल इंफॉर्मेशन शेयरिंग नेटवर्क है, जहाँ से तमाम इंफॉर्मेशन जो है वो बाकी लोगों को यहाँ से इसको भी ये भी एक्सेस कर सकता है, ये भी तो ये तमाम इन्फॉर्मेशन इनके ऊपर जा रही है। जबकि हम डिसेंट्रलाइज सिस्टम को देखें तो यहाँ पर सबसे पहले जो है वो हमारे पास डाटाबेस ये पड़ी हुई है, यहाँ से जो है वो इन्फॉर्मेशन पहले इधर जाएगी, फिर इधर से जो है वो इंटरनेट गेट सर्वर पे जाएगी, फिर वहाँ से जो है वो इधर जाएगी और वहाँ से अल्टीमेटली लास्ट के ऊपर जाकर जो है वो हमें यहाँ के ऊपर रिसीव होगी। तो ये काफ़ी जो है वो कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है। लेकिन सेंट्रलाइज में क्या है कि डायरेक्ट कोई भी एक्सेस करना चाहता है वो यहाँ से इसको जो है वो डाटाबेस से आराम से अपनी इन्फॉर्मेशन जो है वो ईजिली एक्सेस कर सकता है। फिर हमारे पास ये आता है क्लाइंट सर्वर कंप्यूटर। ये क्या होता है, इसमें जो है वो क्या चीज़ों को आप, ये जो क्लाइंट सर्वर कंप्यूटिंग होता है ये बेसिकली वन लेवल ऑफ इंटरेक्शन फाउंड बिटवीन द कंप्यूटर एंड सिस्टम आर्किटेक्चर होता है। यानी कि ये जो है वो इंटरेक्शन पैदा करता है। ये आपका सर्वर है, सर्वर को आप कनेक्ट कर रहे हैं इंटरनेट के ज़रिए और क्लाइंट इसको किसी भी टाइम किसी भी जगह के ऊपर अपने लैपटॉप के ऊपर एक्सेस कर सकता है, अपने मोबाइल फ़ोन के ऊपर एक्सेस कर सकता है, अपने पीसी के ऊपर एक्सेस कर सकता है। जैसे हमारे सर्वर एससी लर्निंग की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर डॉक्यूमेंट्स पढ़ें आप इंटरनेट के थ्रू, यानी कि आप हमारे क्लाइंट हो गए, आप इंटरनेट के थ्रू जो है उसको अपने लैपटॉप पे भी एक्सेस कर सकते हो, मोबाइल फ़ोन पे भी, अपने सीपीयू पे भी, जिसके ऊपर भी जो है वो आप इसको एक्सेस करते हो। जिसको हम कहते हैं क्लाइंट सर्वर कंप्यूटिंग। ये एक आपको नज़र आ रही होगी यहाँ पे जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म की शेल्स बनी हुई हैं, इनके अंदर जो है वो चीज़ें पड़ी होती हैं। ये जो होता है एक सर्वर, ये आपके पास ये तमाम जितनी भी फाइलें यहाँ पर मौजूद होती है, जितना भी यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम आपके पास अवेलेबल होता है, ये आपके पास सर्वर कहलाता है। तो सर्वर क्या होता है, ये एक मशीन होती है जहाँ पर जो है वो कुछ फंक्शंस वगैरह चल रहे होते हैं और ये क्लाइंट की रिक्वेस्ट के ऊपर उसको जो है वो इंफॉर्मेशन वगैरह प्रोवाइड करता है। पर्टिकुलर फंक्शन और सेवरल रिक्वेस्ट बाय क्लाइंट विद इन अ नेटवर्क सिस्टम। जो भी क्लाइंट जो है वो नेटवर्क सिस्टम के अंदर रिक्वेस्ट करेगा उस हिसाब से ये सर्वर जो है वो उसको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर देगा। तो सर्वर की रेंज जो है वो उसकी मुख्तलिफ़ किस्म की पावर हो सकती है, टॉप एंड सुपर सर्वर भी हो सकते हैं। उसके अलावा जो है वो आपके पास 1000 ऑफ नेटवर्क यूजर्स भी हो सकते हैं। तो सर्वर की अपने हिसाब से जो है वो कैपेबिलिटी होती है। जैसे मैंने आपसे प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था, आपकी मर्जी है कि आप जो है वो छोटा सर्वर अपने जो है वो इंस्टॉल कर लें, बड़ा सर्वर इंस्टॉल कर लें। ये डिपेंड अपॉन आपकी कैपेसिटी पर होता है कि आपने जो है वो कितनी अपनी इंफॉर्मेशन रखनी है और किस हिसाब से जो है वो सर्वर आपकी इंफॉर्मेशन को कंट्रोल करेगा। तो सर्वर की रेंज जो है वो आपके पास टॉप एंड सुपर सर्वर भी हो सकता है। आपके पास जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म के यहाँ पर सर्वर, लो एंड भी आपके पास जो वो है वो लो एंड सर्वर भी आपके पास हो सकता है। पर्सनल कंप्यूटर जो है उसको आप कहते हो पीसी। डिफरेंट टाइप ऑफ सर्वर माइट इंक्लूड फाइल सर्वर, नेटवर्क सर्वर, प्रिंटर सर्वर, ईमेल सर्वर, फैक्स सर्वर। ये तमाम आपके सर्वर ही हैं। ये तमाम इन्फॉर्मेशन आपके सर्वर में सेव हो रही थी। जैसे अगर आप ईमेल सर्वर यूज़ करते हो तो आप ईमेल सर्वर यूज़ करोगे, अगर आप फाइल सर्वर यूज़ करना चाहते हो फैक्स सर्वर यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो ये मुख्तलिफ़ किस्म की आपके पास जो है वो सर्वर की टाइप्स हैं। फाइल सर्वर क्या होता है कि इसमें जो है वो आप डेटा फाइल को मैनेज करते हो और एक्सेसिबल कर सकते हो। तो यूज़ द नेटवर्क, किसी भी नेटवर्क को यूज़ करके आप अपना जो है वो डेटा वहाँ से एक्सेस कर सकते हो। अब मैं अगर आपको आसान लफ्ज़ों में समझाना चाहूँ, आपने अपना तमाम डेटा सर्वर के अंदर रख लिया, कमरे के अंदर रख लिया। अब उस सर्वर को आप एक्सेस करना चाहते हो, आप कहीं पर भी दुनिया में बैठ के एक्सेस कर सकते हो। तो आपकी मर्ज़ी है कि आपने अब किसी भी किस्म का आप सर्वर लगा सकते हो सकता है आपने टॉप एंड सुपर सर्वर लगाया, हो सकता है आपने जो है वो लो एंड सुपर सर्वर लगाया। जो भी आपने जो है वो अगर लो एंड लगाया हो, जो भी आपने सर्वर लगाया उस सर्वर्स को अगर आप एक्सेस करना चाहते हो, मतलब उसमें से अगर आप फाइल लेना चाहते हो या कोई इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हो तो आप कैसे लोगे। उसके लिए जो है वो कंपनीज जो है वो डिफरेंट किस्म्स के नेटवर्क को यूज़ करती हैं। या तो वो लोकल एरिया नेटवर्क को यूज़ करती हैं, वाइड एरिया नेटवर्क को यूज़ करते हैं, जिसके ज़रिए आप वहाँ से अपनी इन्फॉर्मेशन जो है वो एक्सेस कर सकते हो। तो फाइल सर्वर की एग्जांपल अगर हम शेयर करना चाहें, जैसे अगर एससी लर्निंग के ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर PRC4 का फीडबैक पड़ा हुआ, अगर आप PRC4 के फीडबैक को एक्सेस करना चाहते हो तो या तो आप लोकल एरिया नेटवर्क के थ्रू जाओगे या वाइड एरिया नेटवर्क के थ्रू जाओगे। उसके बाद आप वहाँ पे वेबसाइट हमारी ओपन करोगे, ओपन करके वहाँ से उस फाइल को जो है वो एक्सेस कर लो। तो ये क्या है कि आपने सर्वर से पड़ी वो फाइल हमारे पास है लेकिन उसको आप भी एक्सेस कर रहे हो, तो सर्वर के थ्रू आपने उस फाइल को जो है वो एक्सेस कर लिया, कोई भी नेटवर्क को आपने यूज़ करते हो। ठीक है,
All the shared data files for the system are held on a file server और accessible through a file server। तो तमाम जितनी भी शेयर्ड फाइल होती हैं, शेयर्ड डेटा होता है, वो सर्वर फाइल के ऊपर अवेलेबल होता है और सर्वर फाइल को आप एक्सेस कर लेते हो। जैसे आप अभी मैंने आपसे डिस्कस किया, या अगर आप कोई आईकैप की ऑफिशियल वेबसाइट पर जा रहे हो, अगर आप कोई बुक डाउनलोड करना चाह रहे हो, बुक को एक्सेस करना चाह रहे हो, तो वो सर्वर के ऊपर बुक पड़ी होती है, उधर से आप उस बुक को डाउनलोड कर लेते हो, एक्सेस कर लेते हो। टिपिकली हमारे पास जो है वो टाइप ऑफ नेटवर्क कंपनीज जो है वो या तो लोकल एरिया नेटवर्क को यूज़ करेंगे या वाइड एरिया नेटवर्क को यूज़ करेंगे, जिस भी नेटवर्क को वो यूज़ करना चाहती हैं। और जो पॉपुलर नेटवर्किंग एप्लीकेशन है वो हमारे पास जो है वो इंटरनेट्स है एंड वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, जिसे हम VPN भी कहते हैं। लोकल एरिया नेटवर्क बेसिकली मेरे पास क्या होता है, जिसे हम लैन कहते हैं। ये क्या होता है, कंप्यूटर नेटवर्क होता है जो स्मॉल जोग्राफिकल एरिया सच एज होम, ऑफिस, ग्रुप ऑफ बिल्डिंग और स्कूल्स के साथ जो है अगर आप इंटरेक्शन है तो आप जो है वो लोकल एरिया नेटवर्क यूज़ करोगे। और ये क्या होता है, मोर कॉस्ट इफेक्टिव वे टू लिंक द कंप्यूटर दैट लिंक टर्मिनल्स टू द मेन फ्रेम कंप्यूटर। ये आपके पास एक जो है वो लोकल एरिया की एग्जांपल है। इस लोकल एरिया में अगर आप देखें तो एक बीच में जो है वो आपके पास एक एरिया है जहाँ से ये तमाम नेटवर्क, तमाम चीज़ें जो है वो लोकल एरिया को यूज़ करते हुए, लोकल एरिया केबल को यूज़ करते हुए कंप्यूटर, लैपटॉप्स, प्रिंटर और इसके अलावा आपके राउटर वगैरह, ये तमाम चीज़ें वहाँ से जो है वो लोकल एरिया को यूज़ करते हुए जो है अपनी चीज़ों को एक्सेस करें, अपनी इंफॉर्मेशन को एक्सेस करें। तो लोकल एरिया अगर आप एक स्मॉल होम में ऑफिस बनाया हुआ है, या अगर आपका जो है वो कोई ग्रुप ऑफ बिल्डिंग है, स्कूल्स है, वहाँ पर अगर आप काम कर रहे हो तो फिर आप लोकल एरिया नेटवर्क को यूज़ करोगे। और ये कॉस्ट इफेक्टिव वे होता है जहाँ पे आप अपने कंप्यूटर को लिंक करवा लेते हो टर्मिनल के थ्रू मेन फ्रेम कंप्यूटर से। यानी कि आपने एक अपना कंप्यूटर रखा हुआ नीचे वाले रूम के अंदर, यानी कि प्रिंसिपल के ऑफिस के अंदर, और वहाँ पे तमाम डेटा जो है वो प्रिंसिपल अपडेट करता रहता है। और टीचर अगर उसको एक्सेस करना चाहते हैं तो टीचर कहीं पे भी किसी भी क्लासरूम के अंदर बैठ के उसको इजीली जो है वो एक्सेस कर सकते हैं। तो ये लोकल एरिया से जो है उसको जो है वो एक्सेस करेंगे। कोई क्वेश्चन यहाँ तक आपका? आप इसको जो है वो वायरलेस के जरिए थ्रू भी जो है उसका कनेक्शन पैदा कर सकते हो। अच्छा, लोकल एरिया नेटवर्क का डिस्टिंग्विश फीचर हमारे पास क्या है? लोकलाइज नेचर होती है। डेटा ट्रांसफ़र स्पीड जो होती है वो हमारे पास हाई होती है। यहाँ पे डेटा ट्रांसफ़र स्पीड हाई होती है क्योंकि आप एक ही जगह पर होते हो और इजीली आप उसको एक्सेस कर सकते हो, तो आपकी स्पीड जो है वो हाई होती है। कंट्रोल एंड मैनेज बाय वन पर्सन, एक ही पर्सन को जो है वो मैनेज कर रहा होता है। सिंगल ऑर्गेनाइजेशन होती है, यानी कि अगर मैं ही यहाँ पे इन्फॉर्मेशन पुट करना चाहता हूँ तो मैं ही इन्फॉर्मेशन पुट कर सकता हूँ। जैसे SC लर्निंग की वेबसाइट होगी, या अगर आप कह लें कि हमने जो है वो एक सेटअप डिज़ाइन किया हुआ, एक फॉर्म डिज़ाइन की हुई है जहाँ पर मैं कोई भी इन्फॉर्मेशन अगर फीड इन करना चाहता हूँ तो मैंने अपने पास मेन कंप्यूटर रखा हुआ है जहाँ पे मैं इन्फॉर्मेशन डालता हूँ और वो फिर तमाम लोगों तक जो है वो पहुँच जाती है। जैसे इसकी बेहतरीन एग्जांपल ये है कि हर बच्चे को एक जो है वो लॉगिन एक्सेस दी हुई थी, एक सियरा नंबर दिया होता है जिसपे वो पासवर्ड डालता है, सियरा नंबर डालता है और जाकर मेन जगह के ऊपर जाकर अपनी चीज़ें जो भी उसकी पड़ी होती है उन चीज़ों को जाके एक्सेस कर लेता है। लो कॉस्ट मेंटेनेंस होती है इसकी। लो डेटा ट्रांसमिशन एरर होता है, इसमें एरर वगैरह नहीं आते क्योंकि ये जो है वो छोटे सिस्टम को हैंडल कर रहा होता है, तो इसमें किसी किस्म का एरर वगैरह नहीं आ सकता। कनेक्टेड टू अनदर लोकल एरिया नेटवर्क ओवर डिस्टिंक्ट वायर टेलीफोन लाइंस एंड रेडियो वेव्स के ज़रिए जो है वो आप किसी और लोकल एरिया नेटवर्क के साथ अगर इसको कनेक्ट करना चाहें तो आप किसी और लोकल एरिया नेटवर्क के साथ इसको कनेक्ट भी कर सकते हैं। तो ये लोकल एरिया नेटवर्क है। ये आपके पास बीच में मेन है एरिया जहाँ से तमाम चीज़ें जो है वो लोकल एरिया केबल के ज़रिए, वायरलेस के ज़रिए एक दूसरे के साथ जो है वो कनेक्ट है। जैसे अगर आपने कभी देखा हो कि 4-5 जगह होती हैं जहाँ अगर हम फोटोकॉपी वाले के पास जाएँ 4-5 कंप्यूटर पड़े होते हैं लेकिन प्रिंटर एक ही पड़ा होता है, कमांड उसको कोई भी देता है तो वो प्रिंट कर देता है। तो ये भी उसकी एक बेहतरीन एग्जाम्पल अगर आप समझना चाहें कि लोकल एरिया नेटवर्क। फिर हमारे पास आता है जी वाइड एरिया नेटवर्क। इसके अंदर बेसिकली क्या होता है, बहुत सारे लोकल एरिया नेटवर्क जो है वो वाइड एरिया नेटवर्क के साथ अटैच होते हैं। यहाँ पर भी जो है अगर आप देखें ये भी लोकल एरिया नेटवर्क है, ये भी लोकल एरिया नेटवर्क है, ये भी लोकल एरिया नेटवर्क, तमाम जो है वो वाइड एरिया नेटवर्क के साथ अटैच होते हैं। ये क्या होता है, कंप्यूटर नेटवर्क होता है डैट कवर्ड अ ब्रॉड एरिया, ज़्यादा एरिया को ये कवर्ड करता है। नेटवर्क डैट कम्युनिकेट अक्रॉस अगर आप जो है वो ज़्यादा जगह के ऊपर नेशनल बाउंड्रीज़ के ऊपर अगर आप खेलना चाहते हैं, या आप जो है वो मेट्रोपॉलिटन के ऊपर खेलना चाहते हैं, या किसी बड़े रीजनल एरिया के ऊपर अगर आप जो है वो वर्किंग कर रहे हैं तो फिर आप जो है वो वाइड एरिया नेटवर्क को यूज़ करेंगे। इसके डिस्टिंग्विश क्या है, अगर हम इसके डिस्टिंग्विश फीचर्स को देखें, एक तो ये है कि डाटा ट्रांसफ़र यहाँ पे स्पीड जो है वो लोअर होती है एज़ कम्पेयर टू लाइन। देखिए लाइन एरिया जो है वो एक
जगह, ख़ास जगह के अंदर है। जबकि वाइड एरिया नेटवर्क जो है ये बहुत लार्ज एरिया के ऊपर होता है, तो उसमें आपके पास स्पीड जो है वो स्लो हो सकती है। अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हैं और वहाँ पर आप किसी कंप्यूटर से डेटा एक्सेस कर रहे हैं तो उसकी स्पीड कुछ और होगी, और अगर आप अमेरिका, कनाडा, यूके, फ्रांस कहीं से भी अगर कोई और डेटा एक्सेस कर रहे हैं तो उसकी स्पीड आपके पास कुछ और होगी। तो ये क्या है, इसकी स्पीड जो है वो स्लो होती है, क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन होती है उसको काफ़ी दूर से ट्रैवल करना पड़ता है इस वजह से। इसके जो ऑनर होते हैं वो मुख्तलिफ हो सकते हैं, कलेक्टिवली या डिस्ट्रीब्यूटेड ऑनरशिप हो सकती है इसकी, और इसके जो मैनेजमेंट है वो हो सकता है कि कहीं और पे बैठ के इसको मैनेज वगैरह कर रही हो। टिपिकली हायर ड्यू टू नीड टू कनेक्टेड टू अ रिमोट एरिया। इसकी जो सेटअप कॉस्ट है वो काफ़ी हाई होती है, और इसकी जो मेंटेनेंस की कॉस्ट है, जाहिर सी बात है वो भी फिर हाई होगी, क्योंकि इसकी सेटअप कॉस्ट जो है वो हाई है, एक्सपेंसिव होता है ये। और अगर हम इसको लोकल एरिया नेटवर्क से कंपेयर करें तो इसकी जो मेंटेनिंग की कॉस्ट है, मेंटेनेंस की कॉस्ट है, वो भी हाई होती है। और इसमें जो डेटा के ट्रांसमिट के एरर होते हैं वो ज़्यादा हो सकते हैं, क्योंकि काफ़ी दूर से डेटा आ रहा होता है, तो उसमें जो है आपके पास एरर वगैरह काफ़ी हो सकते हैं। पीछे जो है वो काफ़ी लोकल एरिया नेटवर्क होते हैं जो लिंक होते हैं वाइड एरिया नेटवर्क के साथ। होप सो अब आपको ये बात जो है वो कंप्लीट समझ आ चुकी है। इसके बाद हमारे पास जो है वो इंटरनेट आता है। ये तमाम चीज़ें जो है वो हम की एलिमेंट्स ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम की जो है वो पढ़ रहे हैं। इंटरनेट के बाद हमारे पास आएगा जी वीपीएन। इंटरनेट क्या है? इंटरनेट से आप लोग सारे फेमिलियर हैं। इंटरनेट जो है वो आपके पास एक एक्सेसिबल एरिया है जहाँ से आप अपनी इंफॉर्मेशन को जो है वो एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। इंटरनेट के ऊपर जो है वो इंटरनेट के पीछे कुछ फायरवॉल्स लगी होती हैं जो इसको प्रिवेंट करती हैं अनऑथोराइज एक्सेस से। मतलब जो इसको एक्सेस करना चाहता है वही एक्सेस करेगा। जैसे मिसाल के तौर पर आपकी आई के आपकी स्टूडेंट लॉगिन एरिया की जो आईडी है वो कोई और एक्सेस नहीं कर सकता। अगर कोई और एक्सेस करेगा 2 से 3 4 बार तो उसको एरर आ जाएगा कि जी आपने अगर अब दोबारा ट्राई की तो आपको रिपोर्ट कर दिया जाएगा, बैन कर दिया जाएगा। इस तरह की सिचुएशन होती है, तो अनऑथोराइज बंदा इसको एक्सेस नहीं कर सकता। इसके अलावा जो है आपके पास कंसिडरेबल लेस एक्सपेंसिव टू इंस्टॉल एंड मेंटेनेंस दैन द अदर नेटवर्क टाइप। अगर हम कोई और नेटवर्क यूज़ कर रहे हैं तो उससे जो है ये लेस एक्सपेंसिव है और आप इससे जो है पूरी दुनिया से इजीली जो है वो कनेक्ट हो सकते हैं। इंटरनेट्स हैव मैनी एप्लीकेशंस फ्रॉम ह्यूमन रिसोर्सेज और आपके पास एडमिनिस्ट्रेशन टू लॉजिस्टिक, इसके मुख्तलिफ़ किस्म की जो है वो आपके पास एप्लीकेशन वगैरह होती हैं। फिर हमारे पास आता है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। इससे आई थिंक सो हर बंदा ही फेमिलियर है। ये आपके पास वीपीएन होता है जो कि अनऑथराइज लोगों को एक्सेस करने से बचाता है। अगर ये यूज़र है, अगर आप यहाँ पर खड़े हैं, आप चीज़ों को एक्सेस कर रहे हैं इंटरनेट के थ्रू, तो इंटरनेट में हो सकता है कि बीच में कोई हैकर हो, कोई जो है वो कोई और बंदा हो जो आपकी इन्फॉर्मेशन एक्सेस करना चाह रहा हो। तो वीपीएन क्या करता है, आपकी इन्फॉर्मेशन को प्रोटेक्ट करता है ताकि आप इंटरनेट से अपनी इन्फॉर्मेशन जो है वो आप हासिल करें और बीच में उस इन्फॉर्मेशन को कोई और बंदा जो है वो एक्सट्रैक्ट ना कर सके, कोई और बंदा जो है उस इन्फॉर्मेशन को हासिल ना कर सके। 2 और मोर प्राइवेट नेटवर्क होते हैं सच एज लाइंस और पब्लिक नेटवर्क सच एज द इंटरनेट। वीपीएन्स क्या करते हैं, स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी मेजरमेंट्स होते हैं जो अलाउ करते हैं ओनली अथराइज पर्सन के, वही इंसान ही उस चीज़ को जाकर जो है वो एक्सेस कर सके। इसको एक दफ़ा आप लोग रीड कर लें, कोई यहाँ तक आप लोगों को क्वेश्चन हो तो आप पूछ लें। वीपीएन जो है वो आपके पास कॉस्ट इफेक्टिव ऑप्शन होता है देन क्रिएटिंग अ नेटवर्क क्रिएट करने से यूजिंग टू परचेज अ नेटवर्किंग इक्विपमेंट्स एंड लीजिंग एक्सपेंसिव प्राइवेट लाइंस। इंटीग्रेशन बेसिकली क्या होता है, जब बहुत सारी कंपनीज काम कर रही हों और उन्होंने कोई इंफॉर्मेशन सिस्टम रखा हो तो उनके लिए ऑपरेट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है और अपनी प्रॉब्लम्स का सलूशन निकालना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है, क्योंकि कंपनी है
उसमें अगर आईटी सिस्टम जो है वो इंस्टॉल है तो उसके लिए अपना चलाना, उसको रन करना, उसको ऑपरेट करना और फिर उस ऑपरेशन के ज़रिए अपना जो भी उसकी प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम को वहाँ से सॉल्व कराना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इसके हल के लिए कंपनी क्या करती है, ईआरपी सिस्टम जो है वो इंट्रोड्यूस करवाती है, जिसे हम इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग कहते हैं। बेसिकली इसमें क्या होता है कि जो इंसान है, ह्यूमन रिसोर्सेज को और साथ ही साथ जो हमारी टेक्नोलॉजी है, इनको एक जगह पे इकट्ठा किया जाता है ताकि ये जो है बिज़नेस स्ट्रेटजी के अंदर एक इम्पॉर्टेंट जो है इम्पॉर्टेंट रोल जो है वो अदा कर सकें। मिसाल के तौर पर अगर हमारी कंपनी चल रही है और उसके अंदर आईटी सिस्टम इंस्टॉल है, तो हमें उसको ऑपरेट करने के लिए ज़ाहिर सी बात है कोई ना कोई ह्यूमन चाहिए। वो ह्यूमन होगा, इंसान होगा, तभी वो उस कंप्यूटर को या उस आईटी सिस्टम को जो है वो ऑपरेट कर सकता है और तभी हम जो है वो अपनी बिज़नेस की जो है वो प्लानिंग कर सकते हैं और स्ट्रेटजीज निकाल सकते हैं। तो जितने भी सॉफ्टवेयर वगैरह हैं, ये ज़ाहिर सी बात है इंसानों ने ही जो है वो बनाए हैं और इंसान ही जो है वो इसको लेकर चलते हैं। कलेक्टिवली नॉलेज कंटेन इन ऑर्गेनाइजेशन यूजिंग अ डेटा वेयर हाउस इन अदर टेक्नोलॉजिकल टूल्स। और अगर कोई भी आप जो है वो नॉलेज कलेक्ट करना चाहते हो या नॉलेज वहाँ से हासिल करना चाहते हो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, तो या तो आप डेटा वेयर हाउस को यूज़ करोगे या कोई भी जो है वो टेक्नोलॉजी टूल्स वगैरह को आप यूज़ करोगे। लेट्स सपोज अगर हम अपनी बुक ले लें और उसकी अगर हम पीडीएफ फाइल हमारे पास है और हम उसमें कोई भी वर्ड यूज़ करना चाहते हैं, तो हम कंट्रोल एफ करके वहाँ से इजीली कहीं ना कहीं से भी जो है वो वर्ड वहाँ पर सर्च कर सकते हैं। अब ये बेसिकली जो है हमारे पास इंटीग्रेशन आईटी सिस्टम होता गया। इंटीग्रेशन आईटी सिस्टम जो है वो डिस्क्राइब करता है मुख्तलिफ़ किस्म के जो आपके पास मॉड्यूल्स हैं, सिस्टम जो एक दूसरे के साथ लिंक होते हैं और फंक्शंस जो हैं वो टुगेदर होते हैं, उसको जो है ये बेसिकली इंटीग्रेटेड सिस्टम आईटी सिस्टम जो है वो उसको डिस्क्राइब करता है। अगर हम इसकी एग्जांपल देखें इंटीग्रेटेड फाइनेंस सिस्टम की, कि फ़ाइनेंस सिस्टम में हमारे पास क्या हो सकता है, तो इसमें हम मुख्तलिफ़ किस्म के जो है मॉड्यूल यूज़ कर सकते हैं। जैसे हम जो है वो अकाउंटिंग पेएबल कंट्रोल, अकाउंटिंग रिसीवेबल कंट्रोल, अक्रूवल एंड प्रीपेमेंट्स, बैंक एंड कैश, इन्वेंट्री, परचेज और सेल। अगर किसी ने अकाउंट्स अभी तक नहीं पढ़ी तो मैं उसको यहाँ पर जो है वो एक्सप्लेन कर दूँ। अकाउंट पेएबल क्या होते हैं, ऐसे अकाउंट जिन लोगों से आपने पैसे लेने होते हैं तो उसका अकाउंट पेएबल कंट्रोल बन रहा होता है, जिसे हम कंट्रोल अकाउंट भी कह सकते हैं। तो ये जो अकाउंट्स बना रहे होते हैं ये आपके इंटीग्रेटेड फाइनेंस सिस्टम बना रहे होते हैं। बेसिकली यहाँ पर आपका ह्यूमन रिसोर्स भी टुगेदर हो रहा होता है और इसके साथ ही साथ आपका आईटी सिस्टम भी टुगेदर होता है। जैसे बैंक और कैश के अगर आप अकाउंट्स बना रहे हैं, अगर आपको इन्वेंट्री का सिस्टम रख रहे हैं या अगर आप परचेज रखना चाह रहे हैं या आप देखना चाह रहे हैं कि आपकी कंपनी की सेल्स वगैरह कितनी है, तो इसके लिए जो है हम इंटीग्रेटेड फाइनेंस सिस्टम्स जो है वो यूज़ करते हैं। इसके कुछ एडवांटेजेस भी हैं। पहला एडवांटेज ये है कि ये जो है हमें कंप्लीट व्यू दे देता है। लेट्स सपोज अगर हम हमारे 10,000 लोग हैं जिनसे हमने पैसे लेने हैं, तो 10,000 लोगों को सेपरेट सेपरेट ढूंढने से बेहतर है हम टोटल ओवरऑल अगर पता करना चाहते हैं कि हमारा ओवरऑल हमने कितने पैसे लेने, यानी कि कितने हमारे पेएबल हैं, तो हमारे पास आ जाएगा जी 1 मिलियन या हमारे पास 2 मिलियन हमारे टोटल पेएबल हैं। तो वो इजीली हम उसको कंप्लीट उसका जो है वो व्यू देख सकते हैं। और अगर हम ये देखना चाहते हैं कि इस 1 मिलियन में हमारे पेएबल कितने हैं, तो मजीद उसको आगे जो है वो क्लैरिफाई कर सकते हैं, मजीद उसको जो है वो क्लियर करके वहाँ पे देख सकते हैं कि मजीद इसमें से हमने कितने जो है वो वहाँ से पेएबल अपने निकालने हैं। मिसाल के तौर पर आप सबको पता होगा अगर आप लोगों ने डे बुक्स बनाई है तो सबसे पहले हम इंडिविजुअल उनका जो है वो लिखते हैं, फिर इंडिविजुअल पेएबल अकाउंट बनाते हैं, उसके बाद लास्ट में जो है वो कंट्रोल अकाउंट और फिर जो है वो हम लेजर की तरफ जाते हैं। तो इसी तरह इसका एडवांटेज ये है कि आपको कंप्लीट व्यू जो है वो दिखा देता है। दूसरा इसका एडवांटेज ये है कि आपको इन्फॉर्मेशन जो है वो एक इन्फॉर्म करता है, डिसीजन लेने में आपको मदद देता है कि अब आपने क्या डिसीजन लेना। लेट्स सपोज अगर हमारे पेएबल है वो 10 दिन बाद हमें पैसे लेते हैं, तो हमें डिसीजन लेने में आसानी होगी कि अब हम उनको 7 दिन के ऊपर जो है वो लेकर आए। फिर हमारे पास क्या है कि ये जो है वो मोर एफिशिएंट ऑपरेशन करता है और इसके अलावा जो है वो जो आपके कस्टमर है उसको सेटिस्फेक्शन भी देता है और इसकी जो है वो प्रॉफिटेबिलिटी भी जो है वो हाई है और ये आपको ग्रेटर कस्टमर सेटिस्फेक्शन जो है यहाँ पर प्रोवाइड करता है। इसी तरह इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। डिसएडवांटेज में ये क्या है कि यहाँ पर जो है वो रिस्क आ सकता है, जो है आपका सिस्टम जो है वो फेल हो सकता है कि आपसे कोई ना कोई एरर वगैरह हो जाए। मोर कम्प्लेक्स होता है और आपको एरर की तरफ ले सकता है। एक्सपेंसिव होता है, अगर आप स्टैंड लॉन सिस्टम लगा रहे हो तो ये काफ़ी जो है वो आपके लिए एक्सपेंसिव वगैरह भी हो सकता है। ग्रेटर लेवल ऑफ सपोर्ट चाहिए आपको, नीडेड टू इसके साथ जो है वो लेके चलने के लिए आपको जो है वो एक ग्रेट जो है वो आपको सपोर्ट वगैरह चाहिए। ठीक है, यहाँ पे किसी भी बच्चे का कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो, एक दफ़ा आप लोग इसको काइंडली जो है वो रीड कर लें।
जी, एक बच्चे ने पूछा है बेस्पोक का मतलब क्या होता है। जिसका मतलब होता है मर्ज़ी के मुताबिक। फिर हमारे पास आ जाता है सिक्योरिटी और प्राइवेसी। देखिए, हर इंसान चाहता है कि वो अपनी जो है वो चीज़ों को सिक्योर रखे और उसको जो है वो प्राइवेट लगे, उसमें किसी न किस्म की प्राइवेसी जो है उसकी डिस्टर्ब ना हो। लेट्स सपोज अगर आप लोग घर हैं, आप लोग घर बनाते हो तो घर जो है उसमें एक ही हाल नहीं छत लेते, आप लोग उसमें मुख्तलिफ कमरे बनाते हो ताकि हर बंदे की प्राइवेसी जो है वो डिस्टर्ब ना हो। इसी तरह आईटी सिस्टम के अंदर हम लोग देखें तो जो भी कंप्यूटर या जो भी सॉफ्टवेयर डिज़ाइन किया जाता है उसमें कोशिश होती है कि वो सॉफ्टवेयर जो है वो सिक्योर हो और उसमें किसी किस्म की जो है वो इंसान की प्राइवेसी जो है वो डिस्टर्ब ना हो। अब जो आपके लोग हैं वो क्या करते हैं कि वो जो हैकर्स होते हैं या जो भी लोग आपकी इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं वो क्या करते हैं, उसको किसी ना किसी तरह से क्रैक करने की, किसी ना किसी तरह से एक्सेस करने की कोशिश करते हैं। जैसे आप आईकैप की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर स्टूडेंट लॉगिन एरिया में लॉगिन करते हैं और तभी अपनी फाइल्स वगैरह डाउनलोड कर सकते हैं, तभी जो है वो अपनी बुक्स वगैरह डाउनलोड कर सकते हैं। तो कोई बंदा, आपका दोस्त या कोई भी अगर इसको एक्सेस करना चाहे तो उसको अनऑथोराइज तरीके से एक्सेस करने की कोशिश करेगा। आपका वहाँ पे सीआरएन नंबर डालेगा, वहाँ पे कोशिश करेगा आपकी डेट ऑफ बर्थ डालने की या कोई भी तरीका अपनाएगा ताकि वो आपके लॉगिन एरिया को एक्सेस कर सके। इसी तरह जब बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, बड़ी बड़ी फर्म्स होती हैं, तो वहाँ पर भी हर एम्प्लॉय को जो है वो एक आईडी दी जाती है, या हर एम्प्लॉय को अगर वो आईटी सिस्टम पे हैं या अगर वो ऑनलाइन वर्किंग कर रहे हैं, उनका पीछे जो है वो डाटाबेस बन रहा है, या अगर वो अकाउंट्स की सर्विसेज दे रहे हैं तो वो ऑनलाइन उसको परफॉर्म कर रहे होंगे अपने कंप्यूटर के ऊपर, तो उनको एक एक्सेस दी जाती है। या तो उनके कंप्यूटर के ऊपर पासवर्ड लगा होता है, या अगर वो सैप या कोई भी सॉफ्टवेयर वगैरह यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पे उनको किसी ना किसी टाइप की जो है वो लॉगिन एक्सेस जो है वो प्रोवाइड की जाती है। तो उसको हर कंपनी का जो है वो कोशिश होती है कि अपने सॉफ्टवेयर को जो है, अपने कंप्यूटर को जो है वो अनऑथराइज, यानी कि ऐसा बंदा जिसकी एक्सेस उसने दी ही ना हो, उसको वहाँ पर आने से रोके। मिसाल के तौर पर अगर कंपनी में दो लोग काम करते हैं, अली और अहमद, तो कंपनी ने अली और अहमद को एक लॉगिन आईडी प्रोवाइड की, तो कंपनी की कोशिश होगी कि कोई और बंदा आकर इसको जो है वो एक्सेस ना करे, सिर्फ अली और अहमद ही इसको जो है वो एक्सेस करें, यानी कि सिर्फ ऑथराइज पर्सन ये अपनी ईमेल आईडी और अपना पासवर्ड डालकर जो है वो इसको एक्सेस करें। तो कंपनी इसके लिए जो है वो काफ़ी कोशिश करती है कि उसके कंप्यूटर सिस्टम जो है वो सिक्योर रहे, उसमें हर किस्म की सिक्योरिटी रहे और उसमें इस किस्म का कोई भी रिस्क ना हो कि कोई और बंदा आकर जो है वो उसको यूज़ कर ले। इस तमाम चीज़ों के लिए कंपनी को काफ़ी किस्म की जो है वो कॉस्ट जो है वो लगानी पड़ती है, और इस कॉस्ट लिस्ट को जो है वो कैटेगराइज किया गया है, जिसके अंदर जो थ्रेड्स हैं, जो ख़तरात हैं, उनमें जो है वो हमारे पास मुख्तलिफ़ किस्म के ख़तरात हैं। एक ख़तरा जो है वो हमें वायरस देखने को मिलता है, जो कि कंप्यूटर के अंदर अक्सर औकात जो है वो आईटी सिस्टम्स के अंदर वायरस वगैरह आ जाता है। इस वायरस से नुकसान क्या होता है कि आपकी चीज़ें जो हैं वो, आपका डेटा जो है वो या तो ज़ाया हो जाता है या उड़ जाता है। मिसाल आपने जो है वो, आप लोगों ने अपने मोबाइल फ़ोन के अंदर एसडी कार्ड वगैरह डाले होंगे, तो अक्सर आपका एसडी कार्ड जो है वो करप्ट हो जाता है। तो ये करप्ट किस वजह से होता है? जब आप इररेलेवेंट चीज़ें जो है वो डाउनलोड करते हैं और इसके बाद जो है वो इररेलेवेंट चीज़ें जो हैं वो आपके उस के अंदर आ जाती हैं और वो वायरस वहाँ पे फैल जाता है, जिसकी वजह से वो वायरस आपकी जो हार्ड के ऊपर या आपके एसडी कार्ड के ऊपर जो भी डेटा होता है उसको इरेज कर देती है। इसके बाद हमारे पास वॉर्म्स आते हैं। वो क्या होते हैं? बेसिकली ये आप कह लें कीड़े होते हैं
आसान लफ्ज़ों में इसको अगर मैं समझाना चाहूँ तो ये भी एक वायरस की तरह की टाइप होती है जो कंप्यूटर के अंदर या आपके आईटी सिस्टम के अंदर या आपके सॉफ्टवेयर के अंदर जो है ये आ जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है आपको नुकसान होता है और आपका डेटा वगैरह जो है वो रेज होता है। फिर उसके बाद हमारे पास आता है ट्रोजन हॉर्स। ये बेसिकली क्या होता है, जो आप वीडियो म्यूज़िक फाइल्स वगैरह डाउनलोड करते हैं इसके अंदर कुछ हिडन वायरस होते हैं, ठीक है, इसे हम जो है वो ट्रोजन हॉर्स कहते हैं। ये बेसिकली जब आप म्यूज़िक डाउनलोड तो कर लेते, उसे प्ले कर लेते तो कुछ वायरस वगैरह आ जाता है। अक्सर औकात आप लोग कोई जो है वो वीडियो डाउनलोड करते हो तो वो वीडियो जब आप डाउनलोड तो कर लेते हो बाद में प्ले नहीं होती, उसमें किसी ना किस्म का वीएलसी के ऊपर एरर आ रहा होता है। ये क्या होता है, ट्रोजन हॉर्स होता है जो उसके अंदर छुपा हुआ होता है। तो जो भी फाइल के अंदर पीछे वायरस छुपाया होता है हम जो है वो ट्रोजन हॉर्स कहते हैं। एक आसान तरीका मैं आपको बताऊं, हैकिंग की दुनिया में अगर कोई आप चीज़ हैक करना चाह रहे हो तो लोग क्या करते हैं, एक लिंक भेज देते हैं और इस लिंक के ऊपर कहते हैं कि जी आप अपनी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करें तो आपको जो है वो 10,000 रुपया मिलेगा, या आपको जो है वो आप कुरानंदाजी में जाएंगे, या आपके साथ ये हो जाएगा, या आपके साथ वो हो जाएगा। तो बेसिक तरीका क्या होता है कि वो आपसे आपकी ईमेल आईडी या आपके लॉगिन एक्सेस कहीं ना कहीं पर आपसे परमिशन मांग लेते हैं और फिर वहाँ से जो है वो आपके ज़रिए लॉगिन कर लेते हैं। आप लोग शायद इस चीज़ से फेमिलियर हो, आप लोगों ने क्रोम वगैरह यूज़ किया हो तो वहाँ पर एक्सटेंशन होती है। एक्सटेंशन जब आप लोग डाउनलोड करते हैं तो वो एक्सटेंशन आपसे कुछ परमिशन वगैरह मांगती है। अगर तो आप उसको तमाम परमिशन दे दे तो अक्सर औकात उसमें कुछ हिडन परमिशन भी होती है और वैसी परमिशन होती है कि आपके कंप्यूटर की चीज़ों को एक्सेस कर सकती है। इसी तरह मोबाइल फ़ोन के अंदर कोई एप्लीकेशन प्ले स्टोर से डाउनलोड करते हैं तो वहाँ पर भी आपसे जो है वो एक्सेस मांग रहे हो, जिसे आप अलाउ करी जाते हैं। उसमें से अक्सर औकात आपकी जो है वो स्टोरेज की एक्सेस भी मांगता है, तो वो आपके डेटा को एक्सेस कर सकता है। तो ये कुछ जो है वो तरीके होते हैं। तो कंपनियों का जो है वो कोशिश होती है कि इन चीज़ों से जो है वो बचा सकें। कंपनी कोशिश होती है कि चोरी से बचा सकें, चीज़ों को फ्रॉड से बचा सकें और किसी ऐसे पर्सन से बचा सकें जो ऑथराइज ना और वो चीज़ों को एक्सेस करें। अब आप को मैं मिसाल दूं, अगर आप जो है वो बैंक के अंदर जाते हैं और बैंक के अंदर कोई खुदा ना खास्ता ऐसा बंदा वहाँ पे बैठा हो जिसको इजाज़त ना हो वो चीज़ एक्सेस करने की, और अगर वो एक्सेस कर ले लॉगिन आईडी किसी और की डाल के, तो आपको पता है कि इससे कितना नुकसान हो सकता है, वो लोगों के पैसे कहाँ से कहाँ तक जो है वो ट्रांसफ़र कर सकता है। तो ये कुछ जो है वो इसमें जो है वो ड्रॉबैक है। अच्छा, जो हैकिंग की दुनिया के लोग होते हैं वो दिन ब दिन जो है एडवांस होते जाते हैं, चीज़ों को जो है वो ग्रूम करते जाते हैं और साथ साथ अपनी चीज़ों को जो है वो ग्रो की तरफ लेके जाते हैं ताकि वो जो है हैकिंग को बेहतर से बेहतर बना सकें, चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो हैक कर सकें। इसमें जो है कुछ पॉजिटिव हैकिंग भी होती है, कुछ जो है वो नेगेटिव हैकिंग भी होती है। अगर मैं पॉजिटिव हैकिंग आपके साथ जो है वो बताऊँ तो जैसे अगर आपका कोई डेटा वगैरह रेज हो गया तो आप किसी बंदे के पास लेके जाते हैं तो वो कोशिश करके उस डेटा को वापस रिकवर कराता है, तो एक अच्छा फ़ायदा है ताकि आपका डेटा वगैरह जो है वो ना जाए। फिर क्या किया होता है कि कुछ वेबसाइट्स होती हैं जिन्होंने अपने आप को सिक्योर किया होता है, जो पेमेंट्स वगैरह बेसिकली जो है वो कलेक्ट करती हैं, ऑनलाइन पेमेंट्स, उन वेबसाइट ने अपने आप को सिक्योर किया होता है। तो इनका इसी तरह जो है वो कोशिश होती है कि जो है वो अल्टर सिक्योर जो है वो साइट्स बनाएं जहाँ पर इनका डेटा वगैरह जो है वो सिक्योर रहे। अगर हम हैकिंग की दुनिया की इब्तदा की बात करें, यानी कि स्टार्ट की बात करें, तो यहाँ पर क्या था कि लोग जो हैं वो अकेले अकेले काम करते थे, और अब जो लोग आ रहे हैं हैकिंग की दुनिया में वो ज़्यादा जो है वो एडवांस है और ज़्यादा वो चीज़ों को जो है वो हैक कर सकते हैं। फिर क्या हुआ कि हैकिंग में लोग जो है वो ग्रुप बनाकर भी जो है वो हैकिंग कर सकते हैं, करने लग गए, जिसे हम जो है वो क्राइम्स वगैरह कहने लग गए, और साइबर क्राइम आ गया और कुछ लॉज वगैरह आ गए जिससे आपका डेटा जो है वो प्रोटेक्ट होने लग गया। फिर कॉपीराइट्स के राइट्स वगैरह आ गए जिससे आपके डेटे को जो है वो आस्ता आस्ता प्रोटेक्ट किया जाए। तो इंटरनेट पे क्या हुआ कि लोगों ने जो है वो ग्रुपों की मदद में मिलकर जो है वो वहाँ से चोरियाँ करना शुरू कर दी। जैसे अक्सर जो आप देखते हैं सर्वर डाउन हो जाता है या कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती हैं या चोरी वगैरह हो जाती है, आपके अकाउंट में से पैसे निकल जाते हैं, तो कुछ चोरी वगैरह है जो कि जो है की जाती है। तो कंपनियां क्या करती हैं, इसको जो है वो सिक्योर करने की कोशिश करती है। जैसे बैंक्स वगैरह हो गए, वो भी एक फर्म है या कंपनी है, वो क्या करेगी, वो कोशिश करेगी कि उसके जो यूज़र है उसकी आईडी को कोई और एक्सेस ना करे, उसके बैंक अकाउंट को कोई और ओपन ना करे, सिर्फ यूज़र ही अपने अकाउंट को ओपन कर सके। इसके लिए उन्होंने काफ़ी किस्म की सिक्योरिटियाँ निकाली। उन्होंने जो है वो पासवर्ड किया, उन्होंने ऐसी कोशिश की कि हर 6 महीने बाद आपका पासवर्ड जो है वो चेंज हो जाए। फिर उन्होंने ऐसी कोशिश की कि आपका फिंगरप्रिंट से ही जो है वो चीज़ ओपन हो सके या आपके जो है वो आई कॉन्टैक्ट से ही वो चीज़ ओपन हो सके। तो ये मज़ीद उसमें एनहांसमेंट लेकर आते रहे ताकि उसको जो है वो प्रोटेक्ट कर सकें और चोरों से बचा सकें। तो इसे हम कहते हैं सिक्योरिटी और प्राइवेसी। फिर फर्म्स ने कुछ जो है वो स्टेप लेना शुरू किए। फर्म्स ने क्या स्टेप लेना शुरू किया, फर्म्स ने कोशिश की कि जो है वो चीज़ों को क्राइम को रोका जा सके, इन प्रॉब्लम्स को जो है ख़त्म
कर दिया जा सके। इसके लिए जो है फर्म्स वगैरह ने या कंपनीज वगैरह ने क्या किया कि अनऑथराइज एक्सेस को जो है वो ख़त्म करने की कोशिश की और सिक्योरिटी को जो है वो ब्रीच करने के लिए उसको सिक्योरिटी को लिए मजीद जो है वो सिक्योरिटी एडवांस की। फिर जो है वायरस के लिए एंटीवायरस जो है वो लेकर आए और ट्रोजन हॉर्स से जो है वो ये कोशिश की कि किसी भी किस्म की आप चीज़ जो है वो डाउनलोड ना करें, सिर्फ और सिर्फ ऑथेंटिकेटेड चीज़ को ही जो है वो आप इंस्टॉल करें, पेड चीज़ों को इंस्टॉल करें, फ्री चीज़ों को जो है इंस्टॉल करने की कोशिश ना करें। फिर जो है हमारे पास ये आया कि आपके जो इन्फॉर्मेशन है उसको कोई और बंदा ना जो है वो हासिल कर सके। फिर कंपनी में जो है स्पैम वगैरह जो है वो फैल जाते हैं, यानी फजूल की बातें जो है फैल जाती हैं कि जी कंपनी का सॉफ्टवेयर ख़राब है, कंपनी काम नहीं कर रही सही। ये जो स्पैम वगैरह फैल जाते हैं इसको जो है वो कंट्रोल करने की कोशिश की जाए। इस तरह जो है वो कंपनी ने कुछ जो है वो सॉफ्टवेयर निकाले, अपने मीडिया जो है वो प्राइवेसी निकाली ताकि अपनी चीज़ों को जो है वो अच्छे तरीके से कंट्रोल कर सके, अपनी चीज़ों को अच्छे तरीके से जो है वो काबू में कर सके ताकि किसी किस्म की जो है वो प्रॉब्लम वगैरह कंपनी को फेस ना करनी पड़े।